Students, here the question number 23 of chapter 6, and question is, a large family use 8 kilowatt of power. First situation है, direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, then how large an area is needed to supply 8 kilowatt? Okay. The second B point is compare this area to that of the roof of the house constructed on the plot of size 20 meter into 15 meter with a permission to cover up to 70%. तो अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए. ओके, देन हम परमिटेड रूफ निकाल लेंगे, फिर दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे करना है. हमें फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात करते हैं. ए पार्ट, एनर्जी इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर. एनर्जी इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू वॉट? 200 वॉट. ओके, ये गिवन है आपको. नेक्स्ट इज लेट ए बी द एरिया नीडेड to supply 8 kilowatt. So energy incident on area A equals to 200 A and W. ठीक है, energy converted into useful electrical energy, this is equals to what? 20% of the ये energy incident. तो इसका हम 20% निकाल लें, then 20% of 200A, यही तो बोला था. तो this is what? the 20/100 into 200 और एरिया, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 40A ऑफ वॉट. ठीक, 40A वॉट. नाउ 40A वॉट इक्वल्स टू 8 किलोवाट विच इज इक्वल्स टू 8000 वॉट्स. देन ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8000/40 गॉट. This is 200 meter square. This is what the area. यही एरिया है जो हमें अभी फाइंड आउट करना था. एंड बी पार्ट में हमें क्या निकालना है? इसका हम डिवाइड कर लें, अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा. तो देखिए, परमिटेड एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस equals to 70% of 20 meter into 15 meter. ठीक है, सो ए डैश जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 70/100 into 300. एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 210 मीटर स्क्वायर. नाउ A/A डैश इक्वल्स टू 200/210 गॉट 20:21. ये आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ही था कि हाउ लार्ज द एरिया इज़ नीडेड, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कितना हमें एरिया जो है चाहिए होगा. ठीक है, होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 24 ऑफ चैप्टर 6. A bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed is 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly come to the rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. Okay. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर पहले तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेना होगा. ठीक है, अब बात कर रहा है कि व्हेन बुलेट एंड ब्लॉक राइज टू हाइट h,
तो उस सिचुएशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद हम क्या कंडीशन लगा देंगे कि हीट जो प्रोड्यूस होगी वही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 स्टेप हमें करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1 प्लस m2 और v। ठीक है, जब दोनों के साथ एक साथ जब मूव करने लगते हैं देन v इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज इक्वल, सारी चीज़ें जो आपको गिवन है पुट कर देते हैं यहाँ पे, सारी वैल्यूज़ गिवन है, मल्टीप्लाइड विद 7t, ये दिस इज 7t एंड दिस इज 0.4 इंटू 0 अपॉन दिस इज 0.012 इन एंड प्लस 0.4 इक्वल्स टू 2.04 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकाल ली हमने। ठीक है, excuse me. Then next, when bullet and block rise to height h using the law of कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 gh। ओके, इसमें भी अभी आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, h की वैल्यूज़ यहाँ नहीं है, वो ही हमें निकालनी है। देन h इक्वल्स टू, हमें देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म, v वाले हमारे पास सिर्फ बच जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, v की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज़ व्हाट द 2.04 अपॉन दिस 2 इंटू 9.8, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज़ 0.212 मीटर आएगा एंड इसको हम लिख सकते हैं 21.2 सेंटीमीटर्स। अगला जो है हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे दैट हीट प्रोड्यूस्ड, जितनी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, जो लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी वही तो हीट के फॉर्म में आएगी आपके पास। दैन दिस इज़ व्हाट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mu1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 माइनस m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.12 एंड 70 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ 0.012 प्लस 0.4 एंड 2.04 स्क्वायर, दिस इज 29.4 माइनस 0.86 एंड दिस इज इक्वल्स टू 28.54 जूल। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, ये कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं बस, और चीज़ें आपकी अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा कि अभी आपका पहले आपको क्या निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाना है और एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाना है। ठीक है, किससे आपको क्या मिल सकता है, ये चीज़ एक पूरा आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा पहले, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद नॉट पहले। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। So students, now the question number 25 of chapter 6. The question is, two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at A, from where two stones are allowed to slide down from rest, or one on each track. Diagram आपको given है, ठीक है, like this. Will the stone reaches the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? Explain. Give theta equals to 30 and theta 2 equals to 60 degrees
एंड h इक्वल्स टू जो हाइट है वो आपकी गिवन है 10 मीटर. व्हाट आर द स्पीड्स एंड टाइम टेक्स बाय द 2 स्टोन्स. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि A से जा रहा है स्टोन 30 इस θ1 एंगल पे, यहाँ से आपका θ2 एंगल पे जा रहा है. हाइट आपको गिवन है. तो सबसे पहले हम जब निकालेंगे वैल्यूज़ तो हम वहाँ पे v की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी रख देंगे. मतलब जितनी एनर्जी बॉटम पर होगी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप. क्योंकि नीचे से ऊपर जाते समय आप जानते हैं कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और वो बाद में ऊपर जाकर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. फिर ऊपर से जब नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे. उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एंड देन फिर फाइनली हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. देखिए स्टार्ट करते हैं. हियर kinetic energy at bottom equals to potential energy at top. Clear? Then देखिए क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh और implies m से m कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल्स टू √2gh. Since vertical height vertical height of both planes is same. दोनों की vertical height सेम है. ठीक है, so they will reach the bottom with same speed. वो सेम स्पीड से कहाँ आ जाएंगे, बॉटम पर आ जाएंगे. ठीक है, acceleration of a body sliding down and inclined, ये पूरा प्रूफ था आपका, उससे आपने फाइंड आउट किया था कि क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू g sin थीटा. नाउ लेट t1 be the time taken by stone 1 to travel AB distance. अगर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में t1 टाइम लगता है, देन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लगा देंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें इस डायग्राम में कुछ और चीज़ें करनी होंगी. लाइक ये डायग्राम है हमारा और ये A था, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. ये आपकी हाइट क्या है, h है. अगर ये हाइट h है और ये θ1 है तो देखिए इसको ये वाला डिस्टेंस अगर हमने s मान लिया है तो इसमें ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, s1 इक्वल्स टू h अपॉन साइन θ1. क्लियर. यहाँ पे अगर हम इसको AC डिस्टेंस को s2 मान लें तो s2 हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज़ θ2 ना, तो दिस इज़ व्हाट द h अपॉन साइन θ2. ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें अभी ज़रूरत पड़ेंगी इसलिए यहाँ पे रख दिया. तो क्लियर हो गया होगा, इसमें सिर्फ ट्राइंगल वाला लॉ लगाया और कुछ नहीं. तो देखिए यहाँ पर क्या है, AB इक्वल्स टू हाफ A1 T1 स्क्वायर और h अपॉन साइन θ1. ठीक, वैल्यू रख दें हम यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट हाफ g साइन θ1 और t स्क्वायर. सेम t1 की वैल्यू निकाल लें हम यहाँ पर, t1 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन θ1 2h बाई g इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 30 अंडर रूट 2 इंटू 10 बाय 10. दिस इज़ इक्वल्स टू 2√2 इक्वल्स टू 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414. ठीक है, दिस इज़ इक्वल्स टू 2.828 सेकेंड्स हम टाइम निकाल रहे हैं. सिमिलरली टाइम टेकन बाय स्टोन 2. अब इसको डायरेक्ट रख देंगे हम, स्टोन 2 पॉइंट C. जो T2 होगा, T2 के लिए 1 अपॉन साइन θ2
और ये क्या हो जाएगा 2h/g इक्वल्स टू 1/sin60 √2 × 10/10. दिस इज इक्वल्स टू 2√3 × √2. ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिर से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा 2 × 1.414/1.732. दिस इज इक्वल्स टू 1.6 सेकेंड. नाउ वेलोसिटी आपको मिल चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टोन्स क्या होगी वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2gh. तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10 × 10. then this is what the 14.14 meter per second. this is the velocity and these are the times. okay, तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका मोशन वाली सारी इक्वेशंस लगी हैं और कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है. ठीक है, ये एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ये मोशन इक्वेशन लगी है. यहाँ पर आपने क्या करना है वो आपने देख लिया था. तो ये हुआ आपका, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम. स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ चैप्टर 6. Question is, a 1 kg block situated on the rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in figure. ये जिस तरह से ये दिया हुआ है, देखिए आपका इस तरह से ऐसा जो है सेंटिंग आपका सरफेस है और यहाँ से एक आपका स्प्रिंग है, पुली लगी हुई है एंड इससे ये कनेक्टेड है, ये आपका जो भी बॉक्स है. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करेंगे. अभी बताते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द unstressed position. The block moves 10 cm down incline before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. ये ब्लॉक और इसके बीच में जो है म्यू फाइंड आउट करना है. Assume that spring has negligible mass and pulley is frictionless. तो यहाँ पर देखिए आपने फोर्स देखने हैं कि इसका मास तो mg नीचे एक्ट करता ही है. रिएक्शन फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा होगा. रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हम ले लेंगे. ये mg के दो कंपोनेंट ले लिए, mg sin थीटा एंड दिस वन इज़ द mg cos थीटा. अब यहाँ से अगर हम बैलेंसिंग पे आए तो देखो r इक्वल्स टू mg cos थीटा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे. ठीक है, और f आपका जो हो जाएगा वो म्यू r होता है. तो म्यू r इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा एंड इक्वेशन बैलेंस करनी है और बस वैल्यूज रखनी है. ठीक है, वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होगा, इस बात का ध्यान रखना. टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जो स्ट्रेच स्प्रिंग है तो उस सिचुएशन में उसका जो है टोटल एनर्जी उसमें जो स्टोर हो जाती है वर्क डन के फॉर्म में, तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. इस तरह से हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें. तो देखिए फ्रॉम फिगर से अगर हम बात करें, सोल्यूशन देखते हैं हम. दिस इज़ r इक्वल्स टू mg cos थीटा. दिख रहा है आपको, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. r इक्वल्स टू mg cos थीटा हो जाएगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो वी नो दैट F इक्वल्स टू म्यू आर होता है एंड म्यू आर में म्यू जो है वो तो म्यू ही रहेगा, बट आर की जगह हम यहाँ से अभी क्या रख सकते हैं mg cos थीटा. ठीक है, दिस इज़ व्हाट द mg cos थीटा और दिस इज F इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर. अब यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन मीन्स इस सिचुएशन में कितने फोर्स डाउनवर्ड्स इसमें लग रहे हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, mg sin थीटा लग रहा है आपका इधर की तरफ. ठीक है, और ये क्या कर रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ कहीं सरफेस के बीच ही तो लग रहा होगा. इधर mg sin थीटा और इधर फ्रिक्शन, दो फोर्स अपोजिट हो गए और उसके बाद भी ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो यानी कि उसका फोर्स आपका एक्सीलरेशन जो लग रहा होगा. ठीक है, तो अभी हम देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंक्लाइन जो डाउनवर्ड्स हैं. दिस इज़ व्हाट mg sin थीटा माइनस ऑफ f. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा. ऊपर देख चुके थे हम, ये वाला f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने. तो ये क्या हो गया हमारा, mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा. ठीक है, अब डिस्टेंस मूव गिवन है आपको ये चीज़. डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस ये चला. दिस इज़ व्हाट द x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और इसको हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, इन इक्विलिब्रियम वर्क डन equals to, you know that work done is stored here in the form of energy. Okay, and this energy is known as what, the potential energy. Then potential energy of stress spring, this is what mg
sin theta minus of mu cos theta x equals to half kx square. Clear? Then this is 2 mg sin theta, this 2 comes here, okay. Sin theta minus of mu cos theta equals to kx. Now put the values which is given over here. Then 2 into 1 into 10, and sin is 37 minus of mu cos of 37 equals to 100 into 0.1 equals to 20, 0.601 minus of mu into 0.798 equals to 10. Now mu equals to 0.126, यही हमें फाइंड आउट करना था. ओके, नाउ दिस इज़ द आंसर. हमें फाइंड आउट क्या करना था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ फोर्सेस बैलेंस करे गए हैं और यहाँ पे और कुछ किया नहीं गया एक्स्ट्रा. ठीक है, सो now come to the next numerical. Hello students, this is question number 27 of your chapter 6, and this is almost a theoretical question, you can say. Our question is, a bolt of mass 3 kg 0.3 kg falls from a ceiling of an elevator moving down with a uniform speed of 7 meter per second. It hits the floor of the elevator. Length of the elevator is given here, the 3 meter, and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Would your answer be different if the elevator were stationary? तो सबसे पहले तो जो हीट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोल्ट है वो हम निकाल लें. तो वो क्या होगी? दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोल्ट. दिस इज़ mgh. सारी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यूज पुट कर देंगे. 0.3 इंटू 9.8 इंटू 3, दिस इज़ वॉट द 8.82 जूल्स. ओके, ये आपकी आ गई क्या? पोटेंशियल एनर्जी. अब द बोल्ट डज नॉट रिबॉन्ड, बोल्ट जो है वो रिबॉन्ड नहीं हो रहा, सो द होल एनर्जी इज कंजर्व इनटू हीट. जब वो रिबॉन्ड नहीं हो रहा तो सारी एनर्जी किस में कंजर्व हो जाएगी? हीट में कंजर्व हो जाएगी. देन यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिखेंगे कंक्लूजन, दैट द बोल्ट डज नॉट rebound, so the whole of the energy is converted into heat. Thus heat produced by the heat produced equals to क्या हो जाएगा? 8.82 जूल्स. यही तो हीट में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये 8.8 जूल्स हो जाएगा. सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम इन ऑल इनर्शियल सिस्टम्स. सारे इनर्शियल सिस्टम में जो वैल्यू होती है आपकी जी की वो क्या है? सेम है. ध्यान रखिएगा, इनर्शियल सिस्टम की बात कर रहे हैं. देयरफॉर द आंसर विल नॉट चेंज इवन इफ द एलिवेटर स्टेशनरी इज स्टेशनरी. क्लियर? आंसर आपका चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह सेम है और ये डिपेंड तो जी पे ही कर रहा है. मास वही रहेगा, जी वही रहेगा. ठीक है, तो ये आंसर आपका ये होगा. आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ योर चैप्टर 6. द क्वेश्चन इज, a trolley of mass 200 kg moves with a uniform speed of 36 km per hour on a frictionless track. A child of mass 20 kg runs on the trolley from one end to the other. और कितना दौड़ गया वो उसमें? 10 मीटर अवे. ओके, with a speed of 4 meter per second. Relative to the trolley in the direction opposite to the trolley in the direction opposite to the दो बार लिख दिया मैंने. और trolley motion and jump out the trolley.
What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time of child begins to run? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पहले हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम निकाल लेना है और टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है, टोटल इनिशियल इक्वल्स टू टोटल फाइनल, और आपका आंसर आपके हाथ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू पी आई, अगर हम लिख लें इसको, दिस इज़ वॉट m1 प्लस m2 एंड u1, एंड ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 200 36 इंटू 5/18, एंड दिस वन इसको इधर लिखते हैं 200 इंटू 10 इक्वल्स टू 2200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ द फाइनल मोमेंटम, फाइनल टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, फाइनल टोटल मोमेंटम को हम पी एफ मान लेते हैं, पी फाइनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये क्या हो जाएगा 20 v2 माइनस 4 प्लस 200 v2। ठीक है, तो अभी जो पी एफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 200 v2 एंड माइनस ऑफ 80। जो v2 माइनस v2 है, इसको हम क्या, ये v1 क्या हो जाएगा, v1 को हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v4 लिख सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। तो उसके बाद देखिए यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, दैट इज पी आई इक्वल्स टू पी एफ। ठीक है, पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। तो अभी ये हमने निकाल लिया था इनिशियल, दिस इज 2200 एंड दिस इज 220 v2 माइनस 80। ओके, दिस वन, ये आपका इनिशियल आ गया था यहाँ पे, और ये आपका फाइनल आ गया। देन v2 यहाँ से आपको निकल जाएगा, दिस इज़ 220 अपॉन 220, दिस इज इक्वल्स टू 10.36 मीटर पर सेकेंड। अब v2 आ गया है। ठीक है, तो टाइम निकाल लें हम, टाइम टेकन बाय अ चाइल्ड। तो देखिए टाइम टेकन बाय अ चाइल्ड टू कवर द लेंथ ऑफ द ट्रॉली, क्योंकि इसने ये तो पहले ही दे दिया कि कितने मीटर अभी गया, 10 मीटर अभी गया है ना, तो इस वजह से यहाँ से ये टाइम निकल जाएगा, टाइम टेकन बाय चाइल्ड टू कवर द लेंथ ऑफ ट्रॉली। तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 10/4 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स। ये आपका आ गया टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रॉली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रॉली, दिस इज इक्वल्स टू v2t एंड v आपने निकाल लिया 10.36 इंटू 2.5 which is equals to 25.9 meters. This is the answer. Okay. होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, और यहाँ पे तो कॉमन छोटा सा फॉर्मूला लगाया टाइम का, और ये डिस्टेंस का भी वही बेसिक फॉर्मूला लग गया है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको अच्छे से पढ़िए, और इनको अच्छे से रिवाइज़ भी करिए एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं और आपके लिए स्कोरिंग होते हैं। सो डू इट। Thank you.